हेलो दोस्तों, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि रिच डैड पुअर डैड में कितने अध्याय हैं और उसमें से अध्याय नंबर 3 आपको मैं सुनाता हूँ। कृपया उसे ध्यान से सुनें। इसमें दूसरा सबक, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा कारोबार संभाल लिया है और उसे अपने डैडी से ज़्यादा कामयाबी मिल रही है। हम एक दूसरे से साल में एक दो बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। वह और उसकी पत्नी इतने ज़्यादा अमीर हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बहुत सुरक्षित हाथों में है और अब माइक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था। 1994 में 47 साल की उम्र में रिटायर्ड हो गया और मेरी पत्नी किम उस वक्त 37 साल की थी। रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक कोई चमत्कार ही ना हो जाए तब तक हम काम करने या ना करने के लिए आज़ाद हैं। इसलिए कारण यह है कि हमारी दौलत अपने आप बढ़ती रहती है, मुद्रास्फीति की दर से कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार से। मुझे लगता है कि आज़ादी इसी को कहते हैं। हमारी दौलत इतनी ज़्यादा है कि यह अपने आप बढ़ सकती है। यह पेड़ लगाने की तरह है, आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे अपनी ज़रूरत नहीं रह जाती। इसी जड़ें ज़मीन में काफ़ी गहराई तक पहुंच जाती है। इसके बाद पेड़ अपने सुख के लिए छाया और फल देता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का विकल्प चुना और मैंने रिटायर्ड होने का। जब भी मैं लोगों से बातें करता हूं तो मैं अक्सर मुझसे सलाह मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, शुरुआत कहां से और कैसे की जाए। आपकी नज़र में कौन सी पुस्तक अच्छी रहेगी? हम अपने बच्चों को यह सब कैसे सिखाएं? कामयाबी का रहस्य क्या है? मैं किस तरह करोड़ों रुपए कमा सकता हूं? ऐसे वक्त मुझे हमेशा एक लेख याद आती है जो यहाँ दिया जा रहा है। सबसे अमीर बिजनेसमैन। तो आपको रिच डैड पुअर डैड पुस्तक से मैं पढ़ के बताता हूँ कि सबसे अमीर बिजनेसमैन कौन था। 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनेसमैन शिकागो में एजवाटर बीच पर इकट्ठे हुए। ये लोग बहुत मशहूर थे। चार्ल्स शवाबाद सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इंसुल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्ष थे। हार्वर्ड हॉब्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आइवर क्रूज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के अध्यक्ष थे। लियांस फेजर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अध्यक्ष थे। रिटायर हिटनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मुखिया थे। आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर सबसे बड़े 2 स्टॉक एक्सचेंज शेयर कारोबार करने वाले थे। इनमें से 9 लोगों का अंत इस तरह हुआ। शवाबाद 5 साल तक कर्ज में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे। इंसुल की मौत विदेश में दिवालियेपन की हालत से हुई। क्रूज और कॉटन की गरीबी में मरे। हॉब्सन पागल हो गए। बिटनी और अल्बर्ट हॉल उस समय जेल से रिहा हुए थे। फेजर और लिवरमोर आत्महत्या कर चुके थे। कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ था। यह सन 1923 की बात है। हम इतना अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि यह 1929 के मार्केट क्रैश और बड़ी आर्थिक मंदी के ठीक पहले का समय था। मंदी का इन लोगों पर निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा असर हुआ होगा। देखने वाली बात यह है कि आज हम लोगों से ज़्यादा मुश्किल समय में जी रहे हैं। परिवर्तन ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जो इन लोगों द्वारा झेले गए उतार चढ़ाव की तरह ही होंगे। मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाए बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा। अगर लोग लचीले और दिमाग खुला रखने और सीखने के लिए तैयार रहें तो इन परिवर्तनों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं। अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसे ही उनकी समस्या को सुलझा सकता है तो ऐसे लोगों के लिए आगे आना बहुत परेशानी भरा होगा। बुद्धि से समस्या सुलझती और पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समस्या नहीं है तो पैसा चाहे आ भी जाए पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं।
हमने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियाँ सुनी हैं जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। और ये लोग लाखों करोड़ जीतते हैं फिर भी वे लौटकर वही आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। आपने उन व्यवसायी, एथलीट और कहानियाँ भी पढ़ी होगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। आज ही के अखबार में एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की खबर छपी है जो 1 साल पहले करोड़ों का मालिक था। आज वह एक शिकायत करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेंट ने उसके पैसे हड़प लिए और उसी वजह से आज उसे बहुत कम मजदूरी पर काम धोने का काम करना पड़ रहा है। वह सिर्फ 29 साल का है। उसे कार धोने के काम से भी निकाल दिया गया। उसकी वजह यह थी कि उसने कार साफ करने समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से मना कर दिया था और इसलिए उसकी खबर अखबार में छप गई। वह अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा है और कहता है कि यह भेदभाव है। अंगूठी तो उनकी महान जिंदगी की इकलौती निशानी है। उनका कहना है कि अगर आप उसकी अंगूठी उतरवा लेंगे तो उसके पास जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं बचेगा और वह मर जाएगा। 1997 में ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो नए नए करोड़पति बने हैं। एक बार फिर यह 1920 के उछाल वाले दशक की याद दिला देता है। हालांकि मैं खुश हूँ कि इतने ज़्यादा लोग अमीर बनते जा रहे हैं, परंतु मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि लंबे समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा रखा और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सहेजेगा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं हम किस तरह शुरू करें या मुझे बताइए कि जल्द में अमीर कैसे बना जा सकता है, तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं उन्हें सिर्फ यही कहता हूँ जो मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था यह विचार मेरे दिमाग में हर बार ठोका जाता था। जैसे मैंने कहा, मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा किताब पढ़ने के फ़ायदे बताते रहे थे। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी वित्तीय साक्षरता या पैसे की समझ विकसित करने का जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारा स्कूल सिस्टम उस ज़माने का है जो खेती किसानी की अर्थव्यवस्था का आधार थी। आज भी यह बिना नींव के घरों में भरोसा करता है। धूल का फर्श आज भी लोकप्रिय है, इसलिए स्कूल के निकलने वाले बच्चे की कोई आर्थिक नींव नहीं होती। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आती और वे कर्ज में डूब जाते तो वे अमेरिकी सपने को देखते और यह फैसला करते कि पैसा की जो समस्या उनके सामने खड़ी है उसे अमीर होकर भी सुलझाया जा सके। इमारत बनना शुरू हो जाती है, यह तेज़ी से ऊपर बढ़ती है और जल्दी ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास सर्बिया का लिविंग टावर होता है। हमारी रातों की नींद एक बार फिर उड़ जाती है। माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे क्योंकि हमारी आर्थिक नींव मजबूत थी और पैसे की समझ ने हमें बचपन से ही सिखाई गई थी। देखा जाए तो अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग विषय है। यह बहुत उलझन भरा विषय भी है, परंतु अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो यह समझना महत्वपूर्ण विषय भी है। सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे विषय को अपने बच्चों को किस तरह सिखा सकते हैं। इस सवाल का जवाब यह है कि आसान बनाकर पहले इसे तस्वीरों के जरिए सिखाएं। अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत आर्थिक नींव डाली थी। चूँकि हम लोग छोटे बच्चे थे इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका ईजाद किया। सालों तक वे केवल चित्र बनाते रहे और उसके साथ शब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे। जब माइक और मैंने उन आसान डायग्राम की मदद से आर्थिक शब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया तो इसके कई साल बाद अमीर डैडी ने अंकों को जोड़ना शुरू किया। आज माइक को जितना अकाउंटिंग विश्लेषण की ज़रूरत है वह उससे भी कई सूक्ष्म और जटिल विश्लेषण कर सकता है। उसके पास
10 अरब डॉलर का साम्राज्य है। मैं इतना ज़्यादा जटिल विश्लेषण नहीं करता क्योंकि मेरा साम्राज्य छोटा है, परंतु हम दोनों की ही नींव आसान थी। आगे आने वाले प्रश्नों में मैं आपको सामने वही आसान चित्र खींचूंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए खींचे थे। हालांकि वे आसान हैं, परंतु इन चित्रों के सहारे उन्होंने 2 छोटे बच्चों को ठोस और गहरी नींव पर दौलत का बड़ा महल बनाना